India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं जायरा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विवादित ट्वीट मामले में मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। यूपी में दर्ज सभी एफआईआर पर फिलहाल नहीं होगी कार्रवाई। कोर्ट ने पुलिसिया कार्रवाई पर उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश सरकार को किया नोटिस जारी। वायुसेना से अभियोजन की इजाजत मिलने के बाद अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने वायुसेना के 4 रिटायर्ड अफसरों को जारी किया समन। 30 जुलाई को होगी सुनवाई। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका कमीशन सर्वे आदेश को चुनौती भी 21 जुलाई को सूचीबद्ध। मद्रास में छात्रा की मौत मामले में हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने के दिया आदेश। कहा किसी शैक्षणिक संस्थान में मौत की जांच सीबीसीआईडी करे। India Legal presents Courts Roundup. ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मोहम्मद जुबैर को राहत देते हुए उत्तर प्रदेश में दर्ज जुबैर के खिलाफ दर्ज सभी 5 प्राथमिकी पर फिलहाल कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। साथ में उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस बीच उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी एफआईआर में जुबैर के खिलाफ कोई प्रारंभिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि हम अंतरिम जमानत का मसला परसों सुनेंगे। इस बीच कोई भी कोर्ट जल्दबाजी में आदेश न दे। जुबैर की याचिका में एफआईआर को रद्द करने की और अंतरिम जमानत देने की मांग की गई थी। साथ में एसआईटी के गठन को भी चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट अब 20 जुलाई को मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुनवाई करेगा। विवादित ट्वीट के जरिए धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने के आरोप वाली टिप्पणी को लेकर ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जुबैर पर किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई न किए जाने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने जुबैर की याचिका पर नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट के निर्देश के बाद अब जुबैर पर यूपी में दर्ज 5 एफआईआर पर कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं होगी। जुबैर की तरफ से वकील वृंदा ग्रोवर ने जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच के सामने मामले को मेंशन करते हुए मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। ग्रोवर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई तब तक हो जब तक हाथरस सीजीएम को मामले पर कुछ न करने का आदेश दे। साथ ही जुबैर को तिहाड़ जेल में रखा जाए। वृंदा ग्रोवर ने कहा कि जुबैर पर हाथरस में 2, लखीमपुर खीरी में 1, सीतापुर में 1, गाजियाबाद में 1 मामला दर्ज हुआ। वहीं सीतापुर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया था। उसे दिल्ली वाले मामले में भी जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने यूपी में दर्ज 5 मुकदमों को रद्द करने की मांग की है। आप ये बताइए कि आप आज क्या चाहती हैं। जुबैर मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सभी एफआईआर का कंटेंट एक जैसा ही लग रहा है। जब उसे दिल्ली और सीतापुर में जमानत मिली उसके बाद एक अन्य मामले में गिरफ्तार हो गया। कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई का तरीका सही नहीं लगता। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो मामले पर राज्य सरकार के निर्देश के बिना कोई आश्वासन नहीं दे सकते। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट से मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जुबैर पर यूपी में दर्ज 5 एफआईआर किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई न किए जाने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने जुबैर की याचिका पर नोटिस भी जारी किया। दरअसल जुबैर के ऊपर उत्तर प्रदेश में 6 मामले दर्ज हैं। इनमें से सीतापुर मामले में उसे जमानत मिल गई है। इसलिए अब यूपी में दर्ज 5 मामलों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर कहा कि आप ऐसे ठोस उदाहरण दीजिए जहां किसी राज्य में कम आबादी होने के बावजूद हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा मांगने पर ना मिला हो। जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक घोषित करने की केंद्र सरकार की 193 की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में केंद्र सरकार द्वारा मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक घोषित करने की 193 की अधिसूचना को मनमानी, तर्कहीन और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 29 और 30 के विपरीत घोषित करने की मांग की गई है। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो पीठ ने सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार से सवाल किया कि क्या हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाली अधिसूचना जारी है। दातार ने कहा कि अधिसूचना के बिना अनुच्छेद 29 और 30 के तहत अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जब तक किसी हिंदू व्यक्ति को किसी भी राज्य में अल्पसंख्यक का दर्जा से वंचित नहीं किया जाता है, तब तक पीठ इस मुद्दे पर विचार करने में सक्षम नहीं हो सकती है। अदालत ने कहा कि अदालत वर्तमान में याचिकाकर्ता के दावे को समझने में असमर्थ है। दातार के अनुरोध पर अदालत ने मामले को 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। जनहित याचिका में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई है, जो केंद्र को अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने की शक्ति देती है। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केंद्र द्वारा अलग अलग रुख अपनाने पर निराशा व्यक्त की और कहा कि हलफनामे को अंतिम रूप देने से पहले उचित विचार किया जाना चाहिए था। न्यायालय केंद्र को 3 महीने के भीतर इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ परामर्श प्रक्रिया पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। वहीं वाराणसी का ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस फिर से चर्चा में आ गया है। ज्ञानवापी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक और याचिका दायर हुई है यहां पर, और अब एक वकील, एक प्रोफेसर और 5 सामाजिक कार्यकर्ताओं समेत 7 महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की पूजा का अधिकार देने की मांग करते हुए कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए भी तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में यह भी मांग की गई है कि जीपीएस यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम के जरिए ज्ञानवापी परिसर की भूमिगत परिस्थिति का पता लगाने का आदेश कोर्ट दे। ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग भी कराई जाए, जिससे उसकी प्राचीनता का पता चल सके। याचिकाकर्ताओं के वकील विष्णु शंकर जैन के मुताबिक जीपीएस इस पूरे परिसर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रडार के जरिए जांचने का सबसे सुरक्षित, सटीक और वैज्ञानिक तरीका है। उन्होंने ये भी कहा कि जीपीएस में किसी चीज से छेड़छाड़ किए बिना तथ्य जुटाए जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस कथित शिवलिंग की पूजा अर्चना और उपासना की इजाजत काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को दी जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से ये भी दलील दी गई है कि विश्वनाथ मंदिर के चारों ओर 5 कोस यानी लगभग 15 किलोमीटर का इलाका काशी की अधिष्ठाता देव विश्वेश्वर का क्षेत्र है। यूपी के श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1983 के मुताबिक भी यह अधिकार ट्रस्ट को दिया जाना चाहिए, जिससे श्रद्धालुओं के अपने आराध्य की उपासना के मौलिक अधिकार की भी रक्षा होगी। विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में ये दलील भी दी कि मंदिर के कुछ हिस्से को गिराकर उसे मस्जिद में बदलने की कवायद तो हुई, लेकिन मस्जिद घोषित करने का मूल काम नहीं हुआ। उसे मस्जिद घोषित करने से पहले उसे वक्फ घोषित नहीं किया गया, क्योंकि आदि विश्वेश्वर के अलावा इस पर किसी का मालिकाना हक नहीं था। वहीं आज ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में जिला जज वाराणसी अजय कृष्ण विश्वेश जी की अदालत में हिंदू पक्ष ने अपनी दलील दी। वहीं महाराष्ट्र में सियासी उठापटक से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जता दी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कैंप की तरफ से दायर याचिकाओं पर 20 जुलाई को सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना समेत 3 जजों की बेंच याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। और खास बात यह है कि मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के करीब 40 विधायकों की बगावत के बाद राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने इस मामले की सुनवाई संबंधित मामलों के साथ 20 जुलाई को करने की मांग करते हुए मामले को सीजेआई के सामने उठाया। सीजेआई ने कामत की मांग स्वीकार करते हुए कहा कि 20 जुलाई को महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े मुद्दों के साथ ही इस याचिका पर भी सुनवाई करेंगे। उद्धव ठाकरे खेमे की ओर से याचिका में कहा गया है कि स्पीकर के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई एक दागी विधायक द्वारा शुरू की गई है, जो खुद अयोग्यता का सामना कर चुके हैं। ठाकरे और शिंदे दोनों ही कैंप विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर शीर्ष न्यायालय का रुख कर चुके हैं। सीजेआई के अलावा जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली दोनों खेमों की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इनमें एक याचिका शिवसेना के चीफ विहिप सुनील प्रभु उद्धव कैंप की तरफ से भी दाखिल की गई है।
इसमें उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल की महाविकास अघाड़ी सरकार को बहुमत साबित करने के लिए बुलाने के फैसले को चुनौती दी थी। सोमवार को शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को अयोग्यता के संबंध में कोई फैसला नहीं लेने के निर्देश दिए थे। 3 जुलाई को भाजपा के राहुल नार्वेकर स्पीकर के तौर पर चुने गए थे। उनके पक्ष में 164 वोट डाले गए थे, जबकि उद्धव कैंप के शिवसेना उम्मीदवार राजन साल्वे के खाते में 107 वोट डाले गए थे। फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले नार्वेकर ने भरत गोगावले को शिवसेना का चीफ व्हिप बनाया था। सुनील प्रभु को हटाकर गोगावले को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने माइनिंग लीज केस को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई की मांग की है। शीर्ष कोर्ट ने दोनों पृथक याचिकाएं सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली हैं। एक याचिका राज्य सरकार की है और दूसरी सीएम सोरेन की। हाईकोर्ट ने सोरेन के खिलाफ जनहित याचिकाओं की सुनवाई की सहमति दी है। सीजेआई एनवी रमन और जस्टिस कृष्ण मुरारी और हिमा कोहली ने झारखंड व सीएम की याचिकाओं की दलीलों पर संज्ञान लेने के बाद सुनवाई पर सहमति ली। झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष दायर एक जनहित याचिका में कथित अनियमितताओं और मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों द्वारा कथित रूप से संचालित मुखौटा कंपनियों के लेन देन की जांच की मांग की गई थी। सीजेआई रमन ने कहा कि हमें इसे सूचीबद्ध हम करेंगे। झारखंड सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 29 जुलाई को तय की है, इसलिए शीर्ष कोर्ट में मामले की सुनवाई इससे पहले करें। उन्होंने कहा कि ये जानते हुए भी कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की याचिका को सुनवाई योग्य ठहराने वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई पर यह फैसला किया है। हाईकोर्ट का कहना है कि वह मामले का निपटारा करेगी। दरअसल हाईकोर्ट का झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने और खनन पट्टों में अनियमितता की जांच कराने वाली जनहित याचिका को सुनवाई योग्य मानने के फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सीलबंद लिफाफे में याचिका को स्वीकार किए बिना रिपोर्ट देने के खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। मामले में 24 मई को सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट को पहले याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं ये तय करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट को पहले ये सुनवाई करने को कहा कि जांच की मांग करने वाली पीआईएल सुनवाई योग्य है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस विचार से हैं कि न्याय के हित में ये जरूरी है कि चीफ जस्टिस की अगुवाई में हाईकोर्ट पहले ये तय करे कि जांच की मांग करने वाली याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। उपहार सिनेमा मामले में अंसल बंधुओं को निचली अदालत से मिली सजा को पटियाला हाउस कोर्ट ने सेशन कोर्ट ने बरकरार रखा है। पटियाला हाउस कोर्ट की सेशन कोर्ट ने अंसल बंधुओं की अपील को खारिज कर दिया। निचली अदालत ने इससे पहले अंसल बंधुओं पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी माना था और 7-7 साल की सजा सुनाई थी। इसी फैसले के खिलाफ अंसल बंधु सेशन कोर्ट में पहुंचे थे। साल 1997 में हुए उपहार सिनेमा हादसे के दोषी सुशील अंसल और गोपाल अंसल की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि दोनों सबूतों से छेड़छाड़ करने पर अंसल बंधुओं को कोई राहत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि सीबीआई की जांच में कई तथ्य सामने आए हैं। सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई। इससे पहले भी आरोपियों की ओर से सजा निलंबित करके जमानत पर रिहा करने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। 9 नवंबर 2021 को दिल्ली की एक कोर्ट ने इस मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने पर सुशील और गोपाल अंसल को 7 साल की सजा सुनाई थी। 13 जून 1997 को दिल्ली के उपहार सिनेमा हॉल में हिंदी फिल्म बॉर्डर के प्रदर्शन के दौरान भीषण आग लग गई थी। इस अग्निकांड में सिनेमा हॉल में फंसकर 59 दर्शकों की मौत हो गई थी। जांच में पता चला कि सिनेमा हॉल में अतिरिक्त सीटें लगाकर आने जाने का रास्ता संकरा किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अंसल बंधुओं पर याचिकाकर्ताओं को धमकाने और कोर्ट स्टाफ से साठगांठ कर कोर्ट की फाइलों से छेड़छाड़ की गई। फाइलों से पन्ने फाड़कर गायब किए गए। कोर्ट में ये मामला उपहार त्रासदी पीड़ित एसोसिएशन की अध्यक्ष नीलम कृष्ण मूर्ति ने दाखिल किया था। वहीं अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3,600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में वायुसेना के 4 पूर्व अधिकारियों को तलब किया गया है। कोर्ट ने वायुसेना के अधिकारियों को 30 जुलाई को पेश होने को कहा है। सीबीआई ने अदालत को सूचित किया कि आवश्यक प्रतिबंध इन पर लगाए गए हैं। सीबीआई ने अदालत को सूचित किया कि आवश्यक प्रतिबंध इन पर लगाए हैं। सीबीआई अगस्ता वेस्टलैंड से रक्षा मंत्रालय द्वारा 12 AW101 दोहरे उपयोग वाले हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए 3,600 करोड़ रुपए के अनुबंध की जांच की जा रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 पूर्व वायुसेना के अधिकारियों को जारी किया था समन। ईडी द्वारा दाखिल मामले में सुनवाई करते हुए 4 पूर्व वायुसेना अधिकारियों को तब समन जारी किया
जब सीबीआई ने कोच को बताया कि इन पूर्व वायुसेना अधिकारियों के संबंध में अभियोजन की इजाजत मिल गई है और इससे पहले कोच ने पूर्व कैग और रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को भी इस मामले में समन जारी किया है। कोच मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को करेगा। फरवरी 2010 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने 556 मिलियन यूरो के 12 अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये हेलीकॉप्टर वीवीआईपी और अन्य महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों को लाने ले जाने के लिए खरीदे जा रहे थे। ये भी आरोप लगाया गया था कि अगस्ता वेस्टलैंड को लाभ पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर के निर्देशों को मूल सौदे से बदल दिया गया था। बाद में रिपोर्टों के अनुमान में पता लगाया गया कि कुल सौदा 3600 करोड़ का था। सीबीआई ने अपने पहले के आरोप पत्र में अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में सरकारी खजाने को करीब 2666 करोड़ रुपए का अनुमानित नुकसान होने का आरोप लगाया था। वहीं मद्रास के कल्लाकुरिची में छात्रा की मौत मामले में मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मद्रास हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम का आदेश दिया। साथ में कहा है कि शैक्षणिक संस्थाओं में मौत की जांच सीबीसीआईडी द्वारा की जानी चाहिए। वहीं कल्लाकुरिची में भड़के हिंसा पर कोच ने पुलिस पर सख्ती दिखाई और कहा कि अदालत हिंसा की जांच की निगरानी करने जा रही है और सभी प्रदर्शनकारियों की पहचान करें और नुकसान की वसूली की जाएगी। छात्रा की मौत पर मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मद्रास हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि जब भी किसी शैक्षणिक संस्थान में मौत की घटना होती है तो इसकी जांच सीबीसीआईडी द्वारा की जानी चाहिए। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में 3 डॉक्टरों की टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए। जस्टिस एन सतीश कुमार 17 वर्षीय एक लड़की के पिता द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसने स्कूल अधिकारियों द्वारा कथित दुर्व्यवहार को लेकर पिछले बुधवार को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। मौत के कारणों पर संदेह करते हुए पिता ने निष्पक्ष जांच के लिए सीबीसीआईडी को जांच स्थानांतरित करने और अपनी बेटी की मौत के पीछे की सच्चाई का पता लगाने की मांग की है। अदालत ने 3 डॉक्टरों के एक समूह और अदालत द्वारा नियुक्त एक सेवानिवृत्त फॉरेंसिक निदेशक द्वारा दोबारा पोस्टमार्टम कराने की अनुमति दी। पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। अदालत ने पोस्टमार्टम के समय याचिकाकर्ता के वकील को भी उपस्थित रहने की अनुमति दी, लेकिन उसे प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करने का भी निर्देश दिया है। अदालत रविवार को कल्लाकुरिची के कुछ हिस्सों में हिंसक प्रदर्शनों पर भी नाराजगी जताई है। ये देखते हुए कि अदालत इस तरह की हिंसा पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती, पीठ ने टिप्पणी की। पुलिस किसी के नियंत्रण में नहीं है, आपको कानून लागू करना चाहिए। अदालत हिंसा की जांच की निगरानी करने जा रही है। सभी प्रदर्शनकारियों की पहचान करें और नुकसान की वसूली करें। ये एक संगठित अपराध प्रतीत होता है। अदालत में ये भी टिप्पणी की गई है कि मृतक के माता पिता के लिए सभी को सहानुभूति है, लेकिन वो कई अन्य लोगों की जान जोखिम में डालने की अनुमति नहीं दे सकती। अदालत ने पुलिस को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और स्टेटस रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने सरकार को रविवार को हुए दंगों के पीछे उन लोगों की पहचान करने के लिए एक विशेष टीम बनाने का भी निर्देश दिया। अदालत ने निर्देश दिया, निष्पक्ष जांच होगी या नहीं, ये कौन तय करेगा? क्या गुंडे इसका फैसला करेंगे? करीब 100 लोगों में से जो इकट्ठा होते हैं और हिंसा में लिप्त होते हैं, पुलिस को झुकना नहीं चाहिए। आपको हिंसा को नियंत्रित करना चाहिए। पुलिस को 29 जुलाई से पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.